नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, चुनाव प्रक्रिया और भारत में चुनाव प्रक्रिया कराने के लिए एक जमाने में टीएन शेषन का आयोग बहुत प्रसिद्ध हुआ करता था और अब ये राजीव कुमार के आयोग में तब्दील हो गया है। और राजीव कुमार का आयोग फॉर्म 17C को लेकर सुप्रीम कोर्ट के सामने उसी तरह अड़ा हुआ है जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इलेक्टोरल बॉन्ड्स के मामले में अड़ा हुआ था। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया भी अजीबोगरीब तर्क दे रहा था कि डेटा पब्लिक करने में ये दिक्कतें हैं, वो दिक्कतें हैं, इतनी जल्दी नहीं हो पाएगा। लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने जब कड़ा रुख अपनाया तो वो डेटा उसे पब्लिश करना पड़ा, चुनाव आयोग को देना पड़ा और चुनाव आयोग ने उसे अपने वेबसाइट पर डाला कि किस कंपनी ने, चाहे वो दिवालिया हो या काम कर रही हो, किस कंपनी ने किसे कितना पैसा दिया। अब इसी तरह का मामला फॉर्म 17C को लेकर है। फॉर्म 17C हर बूथ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास यानी मतदान कराने वाले अधिकारी के पास होता है और उसे रिटर्निंग ऑफिसर को सौंपना होता है, जिसमें यह पूरा ब्यौरा होता है कि उस बूथ पर मतदान वाली मशीन को सील करने के वक्त कितने वोट पड़ चुके थे और जितने वोट पड़े थे उसके बाद उसे सील किया गया। अब सवाल यह उठता है कि उसको पब्लिक डोमेन में लाने में, उसे इलेक्शन कमीशन के द्वारा अपनी वेबसाइट पर अपलोड करने में दिक्कतें क्या है। और इससे भी बड़ा सवाल, फॉर्म 17C की एक कॉपी यदि पोलिंग एजेंट्स को भी दे दी जाए, हर राजनीतिक दल के या जिसके भी पोलिंग एजेंट उस बूथ पर है, तो राजनीतिक दल भी अपनी वेबसाइट पर डाल सकते हैं उसकी कॉपी की अमुक बूथ पर इतने वोट इस कंस्टिट्यूएंसी में पड़े। तो दिक्कतें इसमें क्या है? तमाम तरह के बहाने चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच के सामने राजीव कुमार के आयोग के वकील बहाने बनाते दिखे, लेकिन वहां उनकी एक न चली। 24 मई को फिर सुनवाई होनी है और इसी मुद्दे पर क्या है इसकी कॉम्प्लेक्सिटी और क्या इसमें सरलता है, क्या इस मुद्दे को लेकर आगे हो सकता है, इस पूरे परिदृश्य का बेहद गहरा अध्ययन रखने वाले जाने माने शिक्षाविद संदीप मनुधने जी के पास हम चलते हैं। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। इस पूरे नमस्कार। मामले का आपने बहुत गहराई से अध्ययन किया है। मोटे तौर पर जितना हम समझ पा रहे हैं कि फॉर्म 17C एक वो फॉर्म होता है जो हर बूथ पर प्रिजाइडिंग ऑफिसर के पास होता है। कुल कितने मत मशीन को सील करने के वक्त राजनीतिक दलों के कार्य के बूथ एजेंट यानी पोलिंग एजेंट के सामने जब सील किया जाता है तो कितने मत पड़े, उसका औपचारिक ब्यौरा उसमें दर्ज होता है यदि मैं सही हूं तो, और वो रिटर्निंग ऑफिसर के पास जाता है। सुप्रीम कोर्ट बिल्कुल। का कहना है कि इसे तत्काल जितना जल्दी संभव हो सके इसे डाला जाए वेबसाइट पर। राजनीतिक दलों को भी इसकी एक कॉपी दी जाए, प्रशांत भूषण साहब कह रहे हैं, ताकि वो भी अपने उचित प्लेटफॉर्म पर डाल सके। और इन सब से आगे बढ़कर वोटिंग के बाद 5 दिन, 7 दिन, 10 दिन बाद जो आंकड़े आ रहे हैं और कहीं कहीं 6% से लेकर 10% तक का जो अंतर दिखाया जा रहा है टेंटेटिव डेटा से, वो लोगों को के बीच चुनाव प्रक्रिया की विश्वसनीयता को कम करता है। क्या लगता है 17C को लेकर इतना बवाल क्यों है? अभिषेक जी, इससे पहले कि मैं फॉर्म 17C और फॉर्म PS05 के बारे में आपके दर्शकों को जानकारी दूं, मैं थोड़ा जो बड़ा मुद्दा है उसके बारे में कुछ बोलना चाहता हूं। भारत का लोकतंत्र दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लगभग 100 करोड़ वोटर यहाँ लोकतंत्र के इस सेक्रेड होली फेस्टिवल में हिस्सेदारी करते हैं। इस पूरी कवायद का जो मूल भाव है, जो मूल तत्व है, जो इसकी नींव है, जो इसकी फाउंडेशन है, वो है पारदर्शिता और ईमानदारी। अब पारदर्शिता और ईमानदारी से चुनाव का क्या संबंध और उसका क्या मायना, क्या मतलब? किसी भी बड़ी व्यवस्था में पारदर्शिता अर्थात ट्रांसपेरेंसी बाय डिजाइन इनबिल्ट होनी चाहिए। आप और हम जो वोटर्स हैं, इलेक्टर्स हैं, सिटीजन्स हैं, जागरूक नागरिक हैं, हमें बार बार पारदर्शिता मांगने की जरूरत नहीं पड़नी चाहिए। पारदर्शिता सिस्टम से आनी चाहिए, तब जाके वो सिस्टम भरोसेमंद बनता है। अभी 2024 के लोकसभा चुनावों में अभिषेक जी उल्टा हो रहा है। सिस्टम पूरी तरह से अपारदर्शी बना दिया गया है। राजीव कुमार जी का आयोग जो है वो काले के बैठ गया है और नागरिक, एडीआर, प्रशांत भूषण जैसे वकील ये पिटीशन लगा रहे हैं कि हमें जानकारी दीजिए।
जबकि होना इसका उल्टा चाहिए। आप याद कीजिए 16 मार्च 2024 को जब राजीव कुमार जी के आयोग ने वो भारी भरकम प्रेस मीटिंग ऑर्गेनाइज की थी, चुनाव घोषित किए थे, शेरो शायरी का मुशायरे का इंतजाम भी उस दिन किया गया था, हालांकि वो शेर बड़ा ही घटिया पड़ा था उन्होंने, और बहुत बड़े बड़े वादे, हम किसी को नफरती भाषण नहीं देने देंगे, हम किसी को भी कास्ट, रिलीजन, रीजन के आधार पे वोट मांगने नहीं देंगे, वी विल जॉइन इशू विद देम। 24 घंटे के अंदर सब मटिया मेट हो गया और चुनाव आयोग ध्वस्त हो गया। मेरा मतलब है राजीव कुमार जी का आयोग। अभिषेक जी, अब आते हैं इस फॉर्म 17C के मुद्दे पर। समझिएगा, तकनीकी मुद्दा है लेकिन हर आपका दर्शक आसानी से समझ जाएगा, और उसके बाद थोड़ा बहुत लोगों का दिल भी बैठेगा, तो खुद को जरा कुर्सी की पेटी बांध के बैठे सभी दर्शक। जब भारत में किसी संसदीय क्षेत्र का चुनाव होता है, जिसको पीसी कहते हैं, पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी, तो उसके अंदर होती है एसी यानी असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी, और हर एसी के अंदर कई दसों सैकड़ों पोलिंग बूथ होते हैं, पोलिंग स्टेशन होते हैं। इसकी एक कड़ी व्यवस्था 1950 के दशक से पंडित जवाहरलाल नेहरू जी के निर्देशन में चुनाव आयोग ने तब से बना रखी है। दुनिया भर में वो व्यवस्था का डंका बजता है, दुनिया भर से ऑब्जर्वर भारत आया करते थे भारत के चुनाव का अध्ययन करने। अब उल्टा पासा पड़ गया है। इस साल ये हुआ है कि फेज 1 पूरा हो गया, फेज 2 पूरा हो गया, फेज 3 पूरा हो गया, फेज 4 पूरा हो गया। चुनाव आयोग ने एक भी प्रेस मीट ऑर्गेनाइज नहीं की। राजीव कुमार जी गायब हो गए हैं जी। 16 मार्च की प्रेस मीट लेने के बाद राजीव कुमार जी और उनके दो साथी गायब हैं, जबकि होना यह चाहिए था कि पहले चरण का चुनाव संपन्न होते ही 24 घंटे के अंदर या 36-72 घंटे के अंदर, जितना भी उनको समय लगता, उन तीनों को प्रेस मीट लेकर जो वोटरों की वास्तविक संख्या है, डाउन टू द लास्ट डॉट, कि इतने लाख या इतने करोड़, इतने हजार, इतने दहाई में वोटरों ने, महिलाओं ने और पुरुषों ने वोट दिया, वो आंकड़े प्रेस के सामने, जनता के सामने, देश के सामने जारी करने चाहिए थे प्रिंटेड फॉर्म में वेबसाइट पर। चुनाव आयोग ने ऐसा कुछ भी नहीं किया। उन्होंने केवल अनुमानित प्रतिशत देने शुरू कर दिए। ये कुछ नया ही खेल चल रहा है। राजीव कुमार जी का आयोग अप्रोक्सीमेट परसेंटेज में बातें कर रहा है। संदीप जी, एक किस्सा मैं आपको बता देता हूं इस पर। मैं माफी चाहूंगा, आपको रोक रहा हूं। शायद 96 का लोकसभा चुनाव था, बड़ी चर्चा हुई थी इसकी, और मैं आर्काइव को सर्च कर रहा था पुरानी पत्रिकाओं के, तो मिला अरुणाचल प्रदेश के एक बूथ पर 3 वोटर थे और टीएन शेषन साहब ने 3 बार वहां रीपोल कराया, क्योंकि तीनों बार आंकड़े, उनका कहना था 70% से ऊपर जहां पोलिंग हो रही है रीपोल कराओ, और वहां बार बार 100% आ जाते थे। अब वहां के रिटर्निंग ऑफिसर ने चुनाव आयोग को ब्रीफ किया कि चाहे आप 100 बार करा ले, यहाँ 100% ही होगा, क्योंकि ये सुदूर इलाके में एक बूथ है, 3 वोटर के लिए बनाया गया है, तीनों वोटर आके अपना वोट डाल देते हैं। तब जाके टीएन शेषन के आयोग ने इस बूथ को हटाया उस लिस्ट से, जिसको, और इसी चक्कर में 1998 में चौधरी अजीत सिंह के इलाके का चुनाव बार बार पहले कैंसिल होता था, क्योंकि उनके उत्साही समर्थक बड़ी संख्या में वोटिंग करते थे। वो अपने समर्थकों से अपील कर रहे थे कि भाई ठीक है, वोट डालो, लेकिन 70% के ऊपर आंकड़ा मत जाने देना। नतीजा ये हुआ कि सोमपाल शास्त्री से हार गए। देखिए, कई बार ये भी होता है, ये चुनाव आयोग का रसूख हुआ करता था, इसलिए मैंने ये बताया आपको। अभिषेक जी, मेरी आपसे एक शिकायत है जी। आपने आज मेरा दिल तोड़ने का काम किया है, आपको इसका कोई अधिकार नहीं है। आपने टीएन शेषन साहब का नाम ले दिया। मतलब कहां टीएन शेषन जैसा जायंट, रीढ़ की हड्डी वाला एक ऐसा व्यक्ति जिसने हाथ में डंडा लेके भारत के संविधान को अपना भगवान मान के 99% चुनावी माल प्रैक्टिसेस को जड़ से खत्म कर दिया, बूथ कैप्चरिंग खत्म कर दी, और आम जनता का, अरे भाई हमने तो उस चुनाव में भाग लिया, हम तो तब से वोटर रहे हैं, आम जनता के मन में इस देश के संविधान और व्यवस्थाओं के प्रति सम्मान जगाया वो टीएन शेषन साहब। और ये लोग जिन्होंने मानो शपथ ले ली है कि हम तो नेस्तो नाबूद करके ही दम लेंगे जी। फॉर्म 17C वाले जी, फॉर्म 17C और PS05 की बात समझिए।
हर पोलिंग स्टेशन पर ये 2 फॉर्म जिस दिन चुनाव संपन्न होता है और ईवीएम मशीन सील होकर स्ट्रांग रूम में बंदूक के साए में लॉक होने जाती हैं, उसके पहले फॉर्म PS05 भरा जाता है, जिसमें मेल और फीमेल इलेक्टर्स की संख्या लिखी जाती है, अप्रोक्सीमेट परसेंट में नहीं, जी आंकड़ों के साथ। और उसके साथ फॉर्म 17C, जिसमें पूरा जोड़ होता है कि कुल इतने वोटर आए। ये फॉर्म तैयार होता है, उस पे साइन सील सिक्के लगते हैं, उसके बाद ईवीएम सील होके स्ट्रांग रूम में हमारे सुरक्षा कर्मियों के बंदूकों के साए के तले कई दिनों के लिए बंद कर दी जाती है। जी तो ये दोनों फॉर्म तो रेडी हैं। पहला चुनाव हुआ फेस, तभी रेडी थे सारे पोलिंग स्टेशंस के। चुनाव आयोग के पास सब कुछ है, और अगर नहीं है तो कम से कम स्टेट इलेक्शन कमीशन जो डिप्यूट कर रहा है उसके पास है। जी अगर चुनाव आयोग चाहे, उसे सिर्फ 1 घंटा लगेगा सारा डेटा पार्लियामेंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी वाइज अपनी वेबसाइट पे डालने में, बिना किसी अप्रोक्सीमेट परसेंटेज के। जी आपने अपने लेकिन उद्बोधन, आप देखिए, आप कह रहे हैं कि चुनाव आयोग चाहे तो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट के सामने चुनाव आयोग के वकील क्या कहते हैं, अमित शर्मा, कि दिक्कत क्या है कि इस प्रक्रिया में समय लगता है। आप मतलब हमें यह समझ में नहीं आता कि बैंक अकाउंट में हम पैसा निकालते हैं एटीएम से, तो तुरंत मशीन में पर्ची आ जाती है, कहीं कार्ड स्वाइप कराते हैं वहां पर पर्ची आ जाती है तुरंत। यहाँ देखिए, पर्ची अपलोड करने में क्या दिक्कत है? तो वर्तमान राजीव कुमार के आयोग ने हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के डिजिटल इंडिया के सपने को चूर चूर करके रख दिया है। कहां नरेंद्र मोदी का विजन, डिजिटल इंडिया बनाएंगे, हर चीज डिजिटल होगी, इंस्टेंट ट्रांजैक्शन होंगे, हर डेटा का डैशबोर्ड होगा। और कहां ये राजीव कुमार जी का आयोग जो बोलता है अभी तो बहुत समय लगेगा, अभी तो बहुत जोड़ घटा करना पड़ेगा। आप याद करेंगे, इस पूरे नाटक का पहला भाग हम फरवरी और मार्च के महीने में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ देख चुके हैं। जी मुझे तो कई बार ऐसा लगता है कि कहीं वही लोग आके तो वापस वही बात नहीं बोल रहे सुप्रीम कोर्ट में। और एक फिर बात इसमें और है सर, एक बात यह है इसमें कि अब आप देखिए, सीजेआई ने कहा, चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ ने ही कहा कि चुनाव संचालन नियमों के नियम 49S के मुताबिक फॉर्म 17C का डेटा हर पोलिंग एजेंट को दिया जाता है। बिल्कुल। अच्छा, उन्होंने साफ कहा कि पोलिंग एजेंट को जब दिया जाता है उसके बाद सीधे सीधे इन लोगों की तरफ से एक एक्सक्यूज आता है कि हर बूथ पे तो पोलिंग एजेंट भी नहीं होते हैं सबके। अरे जिनके होते हैं उन्हें तो दिया जाना चाहिए। अब समझिए इसमें क्या हुआ है। मैं इसमें बिल्कुल स्पष्ट बात करूंगा बिना किसी लाग लपेट के, अभिषेक बाबू। जी इंडिया अलायंस की एक बहुत बड़ी भूल जो रही है इस चुनाव में, उन्होंने इन सारी कंटिंजेंसीज के लिए कोई प्लानिंग ही नहीं करके रखी थी। डीएमके पार्टी अपने पूरे तमिलनाडु के फॉर्म 17C का कंपाइलेशन 2-3 दिन पहले तक 90% पूरा कर चुकी है, और उन्होंने अपनी तैयारी पूरी कर ली है कि जिस दिन नतीजे घोषित होंगे वो एक एक वोट का जोड़ भाग करके बता देंगे कि कहीं गड़बड़ हुई है क्या। लेकिन मेरा प्रश्न आज कांग्रेस से है, समाजवादी पार्टी से है, बसपा से है, आरजेडी से है, शिवसेना से है, एनसीपी से है, मैं कितने नाम लूं, जो सारे इंडिया अलायंस के 28 अलायंस पार्टनर, 27 अलायंस भाई ये आपकी ड्यूटी है। और अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा, आप अभी इसी वक्त अपने 10-15 सबसे काबिल लोगों को बिठाइए, पूरे भारत के चौथे चरण और अब तो कल 5वां चरण भी हो जाएगा। फॉर्म 17C का डेटा एक सिंपल सी एक्सेल शीट बनानी है, उसमें फीड कीजिए और उसका टोटल निकालिए। अभी सबसे पहले इनको क्या करना चाहिए, 4 दिन पहले चुनाव आयोग ने पहली बार टोटल वोटरों की संख्या घोषित की। सोचिए क्या मजाक चल रहा है जी। अभी घोषित की कि 45.1 करोड़ लोगों ने, यानी 45 करोड़ 10 लाख लोगों ने वोट डाल दिए। तो अभी सबसे पहले 4 चरणों के फॉर्म 17C का जोड़ करके ये देखो कि वो 45.1 करोड़ हो भी रहे हैं कि नहीं, या उससे कम हो रहे हैं। अगर उससे बहुत कम हो रहे हैं तो चुनाव आयोग ने तो अपने मन मर्जी से वोटरों की संख्या बढ़ा दी। भारत की चुनावी व्यवस्था जहां फर्स्ट पास द पोस्ट है कि भाई
मुझे अगर 101 वोट मिले और अभिषेक जी को 99, तो जीत तो मैं गया। ऐसी व्यवस्था में जहां एक एक वोट कीमती है जीत हार का, अभी हाल में चुनाव आयोग के द्वारा जारी किए डेटा से जब कई एक्सपर्ट्स ने उसके परसेंटेजेस का एनालिसिस किया तो 1,07,00,000 वोट अतिरिक्त निकले हैं। जी, क्या भद्दा मजाक चल रहा है? नहीं उसमें तो ये कह रहे हैं लोग, संदीप जी ये कह रहे हैं कि होता है जो नियम है, जो परंपरा है, जैसे वोटिंग का टाइम मान लीजिए कि कहीं 5 बजे कहीं 6 बजे निर्धारित है खत्म होने का, तो उस टाइम के खत्म होने के पहले जो लाइन लग जाती है, वो तो जो लोग लाइन में आए हुए हैं उनका वोट डलवा लिया जाता है, भले ही टाइम एक्सीड कर जाए। लेकिन सवाल ये उठता है कि मशीन को जब सील किया जाएगा, वो तो तभी किया जाएगा चाहे 8 बज जाए 9 बज जाए, जब तक सारे वोटर लाइन में लगे हुए वोट डाल लें। और जब तक और ये तभी दोनों फॉर्म 17C को भरा भी जाएगा, तो उसमें और आपत्ति क्या है? देखिए, ना केवल मशीन को तब सील किया जाएगा, बल्कि जब तक वो दोनों फॉर्म नहीं भर दिए जाएंगे तब तक वो मशीन सील भी नहीं होगी। अभी जब चुनाव आयोग ने आंकड़े दिए तो उसमें क्या पता चला, मैं आपको बताता हूं। ये बहुत आश्चर्यजनक बात है। छोटा मोटा वेरिएशन हम समझते हैं इतनी बड़ी व्यवस्था में। चुनाव आयोग के आंकड़ों में ये हो गया कि डिफरेंस इन नंबर ऑफ वोटर्स बहुत बढ़ गए हैं। फेज 1 में 18,60,000 वोट ज्यादा दिख रहे हैं, फेज 2 में 32,20,000 वोट ज्यादा दिख रहे हैं, फेज 3 में 22,10,000 वोट ज्यादा दिख रहे हैं, फेज 4 में 33,90,000 वोट ज्यादा दिख रहे हैं। 1,07,00,000 वोट ज्यादा निकल कर आ रहे हैं। प्रतिशत की गणना करेंगे, क्या मजाक चल रहा है क्या? और इसमें आप देखेंगे आंध्र प्रदेश में सबसे ज्यादा वेरिएशन जो वाले स्टेट्स हैं उसमें आंध्र प्रदेश है। 17,20,000 वोट ज्यादा पड़ते दिखाई दे रहे हैं चुनाव आयोग के हिसाब से। महाराष्ट्र में अभी तक 16,70,000, केरल में 11,40,000, असम में 10,30,000। ये कैसे हो रहा है भाई? 200, 300, 500, 700 हम समझ सकते हैं, यहां तो लाखों में ऐसे राज्यों में खास तौर पर फर्क दिख रहा है जहां चुनावी प्रतिस्पर्धा ज्यादा होती दिखाई दे रही है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि राजीव कुमार का आयोग कोई बेईमानी करने पे उतारू है। याद कीजिए मैंने अभी क्या कहा था, transparency has to be an inbuilt feature of the system. It should not be a response. पारदर्शिता उस व्यवस्था का डिजाइन होना चाहिए। हमारे द्वारा मांग करने पर ये लो पारदर्शिता, उसे पारदर्शिता नहीं कहते हैं। और इलेक्टोरल बॉन्ड का पूरा मुद्दा आज हमारे देश के सामने है। वित्त मंत्री के पति देव ने इलेक्टोरल बॉन्ड को विश्व का सबसे खतरनाक घोटाला निरूपित किया है, भूलिएगा मत। तो ये तो वही कहानी, और इस बार नुकसान 10 गुना ज्यादा गहरा है, क्योंकि लोकतंत्र की जड़ें ही कट जाएंगी अगर इसमें गड़बड़ हो रही है तो। अगर नहीं हो रही है तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन जिस प्रकार इस चुनाव आयोग ने नफरती भाषणों पर अंकुश लगाने से मना कर दिया, कांग्रेस के उम्मीदवारों को धारा 171C में नोटिस भेज रहे हैं कि आपने जो 5 न्याय 25 गारंटी और गारंटी कार्ड बांट रहे हो, यह अपराध है। ये इतनी खतरनाक परिपाटी है कि चुनाव आयोग, आपकी आवाज, मैनिफेस्टो कोई भी बांट सकता है, इसमें कौन सा अपराध हो गया? ये तो इसका सीधा मतलब है कि राजीव कुमार का आयोग दरअसल भारतीय जनता पार्टी का एक्सटेंडेड विंग बन गया है। मुझे आप ये बताइए, कल को कोई पार्टी कह रही है कि उसके घोषणा पत्र में, चंद्रबाबू नायडू के ससुर थे एनटी रामाराव, उन्होंने कहा हम 2 रुपए किलो चावल देंगे, उनका घोषणा पत्र था। वीपी सिंह ने कहा हम सत्ता में आएंगे तो मंडल कमीशन लागू करेंगे, बोफोर्स में जो पैसा खाया है उनको जेल डालेंगे। उसको डाल रहे तो दिक्कत क्या है? हमेशा होता रहा है। अरे अगर कांग्रेस गारंटी पत्र बांट रही है गांव गांव में, लोगों से साइन ले रही है, डेटा ले रही है, और उसको ये बोलते हैं धारा 171C में ब्राइबरी का चार्ज है, धोखा है, क्राइम, तो मोदी जी ने जो 5 साल के लिए चुनाव होने से पहले और चुनाव जीतने से पहले 2027-28 तक तुमको फ्री राशन दूंगा ये वादा किया, तो वो क्या है? वो धारा 171C में आप कवर नहीं कीजिएगा क्या वो? और मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी, मोदी की गारंटी 50 बार मैनिफेस्टो में लिखा है, वो 171C में कवर नहीं होगा क्या? केवल कांग्रेस की गारंटी कवर होगी? इनको भी तो नोटिस भेजिए। तो दरअसल इसमें जो कानूनी विशेषज्ञ हैं वो ये बोल रहे हैं कि कहीं ऐसा ना हो जाए कि अगर बहुत टफ फाइट हुई 4 जून को और चुनाव आयोग कांग्रेस के जीते सारे लोगों को बोले नहीं नहीं नहीं, तुमने तो अपराध किया, तुम तो सब अयोग्य हो, बाहर हो जाओ पार्लियामेंट से, जीरो कांग्रेस की टैली कर दी।
आज के भारत में कुछ भी संभव है। अगर दिसंबर के महीने में 150 सांसदों को निलंबित करके भारतीय न्याय संहिता को बिना विपक्ष के पारित करवाया जा सकता है और 1 जुलाई से उसको लागू करवाने की तैयारी की जा सकती है, तो ये तो किया ही जा सकता है। और इसलिए मेरी तो ये अपेक्षा है, मेरी ये मांग है कि इतनी खूबसूरत डेमोक्रेसी में, जहां लाखों करोड़ों लोगों के बलिदान से, मेहनत से ये देश तैयार हुआ, एक एक ईंट लोगों ने इसमें मेहनत से लगाई है, इतनी आसानी से किसी चुनाव पे सवाल उठने देना, ये चुनाव आयोग की, वर्तमान राजीव कुमार जी के आयोग की बहुत ही बड़ी विफलता है। एक सवाल और है जी, सवाल ये है इससे जुड़ा हुआ कि जैसे 17C फॉर्म 17C की बात हो रही है, फॉर्म 17C पोलिंग एजेंट को भी मिलने चाहिए ताकि वो अपनी पार्टियों को दे सके, पार्टियां भी अपलोड कर सके। और दूसरा सवाल ये, आजकल सबके पास स्मार्टफोन है, तुरंत स्कैन करके पार्टी के अपने कंट्रोल रूम को दे सकता है, कोई किए रहा वो तुरंत डाल देंगे बूथ वाइज डेटा अपना भी। अब सवाल ये उठता है कि कम से कम सुप्रीम कोर्ट 24 तारीख को जो सुनवाई है, ये आदेश तो दे सकता है कि जिस बूथ पर फॉर्म 17C में पड़े कुल वोटों की संख्या के साथ मशीनों के कुल वोटों की संख्या मैच नहीं करेगी, वहां हम काउंटिंग नहीं होने देंगे। ये आदेश तो दे सकता है। ये आदेश उसी दिन दे देना चाहिए था। 7 दिन जो दिए सुप्रीम कोर्ट ने, मेरे विचार से वो भी गलत दिए, क्योंकि चुनाव तो खत्म होने वाला है। उसी दिन ये आदेश साथ ही में जारी हो जाना था कि आप कल तक सारा डेटा लेकर आइए, और 4 जून का अग्रिम आदेश ये है कि ईवीएम से निकले वोटों की संख्या उस बूथ के और इस फॉर्म 17C में अगर एक भी वोट का अंतर हुआ तो हम उसको अमान्य घोषित कर देंगे। पूरी प्रक्रिया पकड़ में आ जाती और इसके सिवा दूसरा कोई रास्ता नहीं है वर्तमान में। वैसे तो मुझे ईवीएम पर ही भरोसा नहीं है और मैं हमेशा से मतपत्र यानी कागज के बैलेट पेपर से ही चुनाव की मांग करता आया हूं, जिसके बहुत सारे तकनीकी कारण हैं। ईवीएम में फ्रॉड हो रहा है मैं ये नहीं बोल रहा हूं, लेकिन दूसरे बहुत सारे कारण है। अभी भी हम ये नहीं बोल रहे हैं कि उस मशीन में फ्रॉड हो रहा है या वो पर्ची वाली मशीन में, वो मुद्दा तो हमने आज के प्रोग्राम में टच भी नहीं किया। उसके लिए पूरा अलग प्रोग्राम चाहिए, उसको हम छोड़ें, और उस पर सुप्रीम कोर्ट के वकील बहुत बड़ा आंदोलन अलग से चला भी रहे। हम सिर्फ इतना कह रहे हैं कि 7 दिन भी क्यों दिया आयोग को? भाई राजीव कुमार जी को तो उसी दिन सुप्रीम कोर्ट ने बोलना चाहिए था जो बात हमने अभी कही कि 100% मिलान होना चाहिए। सारी बातों का पटाक्षेप हो जाता। क्योंकि होगा क्या, इसमें खतरा क्या है अभिषेक बाबू, 4 तारीख को सुबह से जैसे ही काउंटिंग होके यहां ये आगे वहां वो पीछे, यहां उस गर्मी में ये मुद्दे गौण हो जाएंगे और शाम तक बोलेंगे इसको इतनी सीट मिल गई, उसको इतनी, ढोल नगाड़े शुरू हो जाएंगे। उसके बाद कौन सुनेगा, कौन बोलेगा? आप जाइए कोर्ट, 2-3 साल तक केस चलता रहेगा, तब तक तो नई सरकार बन के भगवान जाने क्या क्या करके निकल जाएगी। ये मुद्दे अभी के हैं, बाद के जुडिशियल कॉन्स्टिट्यूशनल लीगल मुद्दे नहीं बनाया जा सकता इनको, नहीं तो फिर फायदा ही क्या है। तो कुल जमा बात यह है, फॉर्म 17C का डेटा अभी आज इसी वक्त चुनाव आयोग के पास रेडी है। मैं आपको गारंटी देता हूं उनकी टेबल पे रेडी रखो जी। 1 मिनट में वो वेबसाइट पे डाल सकते हैं, जैसा कि एसबीआई ने आदेश आने के 1-2-3 घंटे में सारा डेटा अपलोड करवा दिया था जी। इस डेटा में कुछ भी नहीं, एक सिंपल सी एक्सेल शीट है, क्योंकि फॉर्म 17 का सारा डेटा तुरंत आ जाता है, PS05 का डेटा आ जाता है। तो ये सरासर झूठ कि हमें समय चाहिए। अरे समय क्यों चाहिए? दसों हजारों लोगों की सरकारी मशीन क्या कर रही है? पूरी स्थापित प्रक्रियाएं हैं, डेटा उसी वक्त चला जाता है। अब आप ये तो मत बोलिए कि मेन आयोग में बैठे लोग इतने आलसी हैं कि अभी तक उन्होंने मेल ही खोल के नहीं देखे, ऐसा तो नहीं होता ना। तो अभी के अभी हमारी मांग एक नागरिक होने के नाते भारत के करोड़ों लोगों की, देखिए आप किसी भी पार्टी से संबंधित हो, आप बीजेपी, कांग्रेस, बीएसपी, एसपी, किसी के भी हो, याद रखिए सत्ता स्थायी नहीं होती है। कल को अगर सत्ता बदल गई तो क्या आप नहीं चाहेंगे कि चुनावी प्रक्रिया पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो? तो अगर आप भविष्य में अपने हित का संरक्षण चाहते हैं तो आज आपको उसकी मांग करनी होगी, नहीं तो आप ये सोच के खुशी कि चलो ठीक है। जी, एक आखिरी सवाल पर हम आते हैं जी। 24 तारीख को इस मामले पर फिर सुनवाई होनी है। 24 तारीख को राजीव कुमार का आयोग भी जवाब के साथ आएगा, प्रशांत भूषण और दूसरे स्वतंत्र वकील भी इस मामले पर अपने सवालों को लेकर आगे बढ़ेंगे और जस्टिस चंद्रचूड़ की बेंच भी बैठेगी, वही सुनवाई होगी। क्या लगता है
मैचिंग करने वाला आदेश और अपलोड करने वाला आदेश, क्या दोनों उस दिन आ जाएगा कि काउंटिंग के दिन 4 तारीख को मैचिंग की जाए और तब जाकर के उस मशीन को आगे बढ़ाया जाए? ये आदेश और वो आदेश दोनों आ जाएगा, उम्मीद है आपको? न्याय की अपेक्षा करते हुए मेरी प्रभु श्री राम जी के चरणों में ये प्रार्थना है कि ये आदेश उस दिन आए। जी इसके सिवा अभी कुछ करने को बचा भी नहीं है। जी इतनी देर हो चुकी है, इंडिया अलायंस भी इस मामले में बहुत ढीला रहा है। मेरी तो ये खुल के शिकायत है और मैं खुल के बोल रहा हूं, किसी को बुरा लगे तो लगे, जी अगर हम नहीं बोलेंगे तो कौन बोलेगा भाई। जी पहले चुनाव का जो पहला चरण हुआ था उसके 48 घंटे के भीतर ये आपत्ति उठा ली जानी चाहिए थी और जी इंडिया अलायंस को अपना पूरा PS05 और फॉर्म 17C का डेटा पब्लिश करके बोलना चाहिए था कि राजीव कुमार जी आपका डेटा लाओ तो सही, हमको एक एक नंबर टैली करना है। इतने दबाव में आ जाता आयोग कि किसी भी तरह का ऊपर नीचे होता ही नहीं। अब 1,07,00,000 वोट ही ज्यादा बता रहे हैं, इसका जिम्मेदार कौन है? कौन 4 तारीख को जिम्मेदारी लेगा? और उसके बाद तो शाम तक ढोल नगाड़े इतनी जोरों से बजाए जाएंगे कि कानों के पर्दे आपके फट जाएं और सच्चाई कहीं डर के मारे दुबक जाए। हालांकि सच्चाई को कोई दबा नहीं सकता, लेकिन वो बिल्कुल सच किस काम का जो बरसों तक सामने ही ना आ सके। तो मैं 24 तारीख को चंद्रचूड़ जी से प्रार्थना करता हूं कि वो वैसा आदेश निकालें, आयोग को बोलें आज रात तक डेटा दो, और अगर उस दिन ईवीएम के डेटा और इस डेटा में 1 वोट का भी अंतर आया तो उस बूथ पे सब कुछ अमान्य हो। आप देखिए पूरे ईमानदारी से चुनाव का रिजल्ट आए और हमें कोई बिल्कुल तकलीफ नहीं। बीजेपी जीते बिल्कुल ना, आप क्या भैया 543 सीटें जीत जाओ, ईमानदारी से जीतिए, बिल्कुल आप पारदर्शिता सही कह रहे हैं जी। संदीप जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। 24 तारीख को जस्टिस चंद्रचूड़ पर इस देश के 97 करोड़ से ज्यादा वोटर्स की निगाहें टिकी है कि लोकतंत्र में पारदर्शिता, मतदान प्रक्रिया में पारदर्शिता, जितने वोट डाले गए वो फॉर्म 17C के साथ मैच कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, इन सब चीजों के को लेकर एक मुकम्मल आदेश की प्रतीक्षा है। और भारत में जब सूचना आयोग हुआ करता था, यूपीएससी को भी इसी तरह का आदेश दिया था, तब यूपीएससी को भी बुरा लगा था, लेकिन मानना पड़ा था कि मार्क्स तो आपको देने पड़ेंगे, प्रीलिम्स सिर्फ के एक चीज मार्क्स देने कहूंगा पड़ेंगे। अभिषेक जी जी, भारत का राष्ट्रीय मोटो है सत्यमेव जयते। हम आज एक इतने दुखद फेज से गुजर रहे हैं इस देश के कि हमें इतनी मूलभूत अधिकारों के लिए लड़ना पड़ रहा है। मैं राजीव कुमार जी और तीनों आयुक्तों से और चंद्रचूड़ जी से सविनय प्रार्थना करते हुए उन्हें याद दिलाना चाहता हूं, मुंडक उपनिषद में क्या लिखा है जो इस देश के नीति निर्धारकों ने मोटो बनाया है इस देश का। सत्यमेव जयते नानृतम, सत्येन पंथा विततो देवयानः, येन क्रमन्तया ऋषयो हृदयाप्त कामा, यत्र तत्र सत्यस्य परमम निधानम। कृपया मुंडक उपनिषद की सीख को भूलिएगा मत, हमारे भरोसे को तोड़िएगा मत। जी बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। और 24 तारीख को पूरे देश की निगाहें जस्टिस चंद्रचूड़ पर होंगी कि चुनाव प्रक्रिया के मामले में एक बड़ा मील का पत्थर, कम से कम पारदर्शिता, शुचिता और चुनाव की स्वच्छता को सुनिश्चित कराने के मामले में आता है या नहीं आता है। महाराष्ट्र के मामले में उन्होंने जजमेंट दिया, राजभवनों के हाथ बांध दिए कि कब फ्लोर टेस्ट के लिए कहना है और किस परिस्थिति में फ्लोर टेस्ट के लिए गवर्नर नहीं कह सकते, वो कर दिया, जिसका नतीजा ये हुआ कि सुक्खू सरकार गिराने की कोशिशें कामयाब नहीं हो पाई। विधानसभा अध्यक्ष को लेकर नाबाम रेबिया मामले को भी उन्होंने नए सिरे से परिभाषित किया, जिसके बाद सुक्खू सरकार बची। और इस खेल के बाद जब इलेक्टोरल बॉन्ड्स का मामला आया तो वहां भी जस्टिस चंद्रचूड़ ने अपनी तरफ से लोकतंत्र की लाज बचाने की पूरी कोशिश की। अब देखते हैं लोकतंत्र का लोकलाज चुनाव प्रक्रिया के साफ हुए बिना तो बच नहीं सकता। इस पर 24 मई को क्या फैसला आता है। 24 मई को यदि बड़ा फैसला आया तो 4 जून की इबारत बहुत कुछ उसी दिन लिख दी जाएगी, ताकि लोगों को नतीजों पर भरोसा हो सके। फिलहाल इस देश के बहुत बड़े हिस्से में खुद विद्वान न्यायाधीश भी मानते हैं कि प्रक्रिया को लेकर असंतोष और संदेह का वातावरण है। तो देखते हैं न्यायपालिका कैसे इस संदेह के वातावरण को फॉर्म 17C के मामले में हटाने का काम करती है। आज इस बेहद सार्थक चर्चा में जुड़ने के लिए संदीप मनुधने जी आपने समय निकाला, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार। नमस्कार।